हेलो एवरीबॉडी। भूगोल के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे बीए पार्ट 2 पेपर फर्स्ट के थर्ड यूनिट के अंतर्गत पावर रिसोर्स के क्रम में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर आज हमारा चैप्टर होगा। इससे पहले हमने कोल और उसके बाद पेट्रोलियम की चर्चा की थी। तो पावर रिसोर्स के तीसरे क्रम में आज जल विद्युत शक्ति के संबंध में आपसे चर्चा होगी। तो देखिए, ये जो जल विद्युत शक्ति है, ये मुख्यतः बहते हुए जल से प्राप्त की जाती है। और आप सभी जानते हो कि पुराने ज़माने में जो पानी बहता था उससे पनचक्कियों को चलाने का काम किया जाता था। ये काफ़ी प्राचीन काल से होता आ रहा था। लेकिन जो जल है, आप जानते हैं जल अपने आप में एक संसाधन है, और जल संसाधन से विद्युत उत्पादन का जो डेवलपमेंट है या विकास है वो 20वीं सेंचुरी के आसपास इसका प्रारंभ हुआ। और इसके प्रारंभ में 3 बड़े आविष्कारों का योगदान है। ये 3 बड़े आविष्कार कौन कौन से हैं? टरबाइन, डायनोमो और पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट से नदियों पे डैम बनाया गया, और जब नदियों का पानी ऊपर से नीचे गिरा जिससे कि टरबाइन घूमने लगा और डायनोमो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने लगा। तो इस तरह से जल विद्युत का विकास हुआ। जल विद्युत के संदर्भ में ये जानना बहुत आवश्यक है कि इसके उत्पादन के लिए कुछ जो दशाएं हैं वो बहुत आवश्यक होती हैं। भौतिक दशाओं के अंतर्गत अगर आप समझना चाहें तो भौतिक दशाओं में पहले बात करते हैं ऊंचाई की। तो जल विद्युत पैदा करने के लिए ये एक कंडीशन होता है कि नदी का जल बहुत ऊंचे से नीचे गिरना चाहिए, और जब वो नीचे गिरता है तो जो टरबाइन है उसके पहियों को घुमा देता है। जितनी अधिक ऊंचाई से पानी गिरेगा उतनी तेज़ी से टरबाइन का पहिया घूमेगा और आपको अधिक मात्रा में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्राप्त होगा। तो भूमि की ऊंचाई से बिल्कुल जो आपका पोटेंशियल है इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करने की जो मात्रा है वो उसका सीधा संबंध होता है। दूसरी बात करते हैं वर्षा की मात्रा। जहाँ तक संभव हो कि वर्षा उसके उद्गम क्षेत्र के आसपास भारी होनी चाहिए, ताकि जो नदी है उसमें पूरे साल भर जलधारा पर्याप्त मात्रा में बहती रहे। जल का समान मात्रा में बहना भी जरूरी है जल विद्युत उत्पादन के लिए। तो इसके लिए कि जल समान मात्रा में बहे तो जलाशय या बांध बना लिया जाता है। पहले उसमें पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर एक स्पेसिफिक फ्लो में लगातार पानी को छोड़ा जाता है, जिससे कि टरबाइन के व्यवस्था में या घूमने की व्यवस्था में या उसके क्रम में या उसकी तीव्रता में कहीं पर कोई डिस्टरबेंस ना हो। तेज ढाल, अगर नदी तेज ढाल वाले हिस्से से गुजर रही है तो वहाँ पर आर्टिफिशियल वाटरफॉल बना दिया जाता है, जलप्रपात बना दिया जाता है। उसके मार्ग में कई जलप्रपात बना दिया जाता है, और इस तरीके से
कई जलप्रपातों के सहारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर ली जाती है। जो नेचुरल वाटरफॉल है, प्रपात है, प्राकृतिक प्रपात या झरने, वो कृत्रिम प्रपात से ज़्यादा अनुकूल होता है और ये बहुत एक बेस्ट माना जाता है। अगली बात करते हैं तापमान की। तो तापमान का आशय यहाँ पर यह है कि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बिल्कुल ऊपर रहना चाहिए, ताकि नदियों का पानी या जो पानी गिर रहा है वो बर्फ़ में मत बदले, जमे मत। अगर मार्ग में झीलें हैं तो ये झील क्या करेगी, झील उस नदियों के जो अवसाद, पहाड़ी भागों को काटकर जो अवसाद ला रही है नदियाँ, वो झील में डिपॉजिट हो जाती है। उसके बाद जो पानी निकल के अगर प्रपात बनाता है या ऊंचाई से गिरता है और वहाँ पर टरबाइन के सहारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, तो वहाँ पर गाद नहीं जमता। वो जितनी भी गाद है या तलछट है या अवसाद है वो झीलों में जमा हो जाता है। और आखिरी और महत्वपूर्ण बात है अन्य ऊर्जा संसाधन का अभाव। इसका आशय है कि यदि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस, केरोसिन ऑयल आदि का क्षेत्र विशेष में अभाव है, तो वहाँ पर फिर जल शक्ति का विकास आवश्यक हो जाता है, अगर भौतिक दशाएं समान रहें तो। कई बार होता यह है कि जिन स्थानों में प्राकृतिक रूप से इस प्रकार की भौतिक दशाएं नहीं होती है, वहाँ पर कृत्रिम रूप से ये दशाएं क्रिएट करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर ली जाती है। आर्थिक दशाओं के अंतर्गत ये जो आप इस स्क्रीन में देख रहे हैं, जो 4 बिंदु हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। पहला है बाजार की समीपता। बाजार पास होना चाहिए। बाजार का आशय है कि जहाँ पर सघन जनसंख्या वाला औद्योगिक और व्यापार के क्षेत्रों में विद्युत की मांग ज़्यादा रहती है, तो बाजार की जो समीपता है वो जल विद्युत उत्पादन के लिए बिल्कुल आवश्यक हो जाता है और वो अच्छा होता है। क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रिसिटी को अगर समीप उसका खपत नहीं हुआ या 400 से 500 किलोमीटर से अधिक दूर तक बिजली ले जाना है, तो ये बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिसिटी का क्षय या ह्रास बहुत ज़्यादा होता है और वो बिजली महंगी हो जाएगी। दूसरी बात आती है पूंजी। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूंजी का आशय है कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए नदियों में बांध बनाना, जलाशय और शक्ति घर का निर्माण करना, पावर हाउस का निर्माण करना, खंभे गड़ाना, तार खींचना, तारों को बहुत दूर तक ले जाना, इन काम के लिए इंजीनियरों की आवश्यकता होती है, टेक्नीशियनों की आवश्यकता होती है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो काफ़ी महंगा होता है, बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है और ये देखा गया है कि प्रायः सरकारें इसमें पैसा लगाती है, क्योंकि बाद में सरकारें फिर इसके द्वारा बाढ़ में नियंत्रण करती है, डैम के द्वारा नौका परिवहन, ऊर्जा उत्पादन तो करती है, सिंचाई आदि की योजनाएं बना के वो पैसे को वो वापस हासिल कर सकती है। परिवहन का साधन ये भी ज़रूरी है। जब आप किसी पहाड़ी एरिया में बांध या पावर हाउस बनाना चाहेंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो वहाँ सीमेंट, ईंट, लोहा और बहुत सारे पदार्थ ढोने के लिए आपको परिवहन के साधनों की आवश्यकता होगी, सड़कों की आवश्यकता होगी। इसका भी विकास आवश्यक है। और चौथा और अंतिम है फाइनेंशियल कंडीशन में प्राविधिकी ज्ञान। मतलब आपको टेक्नोलॉजी का नॉलेज भी चाहिए। सुचारू रूप से इसके उत्पादन को सतत बनाए रखने के लिए आपको इंजीनियरों की नियुक्ति करनी होगी। पावर हाउस के लिए पार्ट्स मंगाने पड़ेंगे और आपका जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट जितना ज़्यादा मजबूत होगा, आप उतने ही ज़्यादा पोटेंशियल से
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे। आगे चलते हैं। ये जल विद्युत का महत्व क्या है। हम देख रहे हैं कि पिछले 50 साल से जो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसका जो वैल्यू है या महत्व है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और गवर्नमेंट भी देखती है कि जहाँ कहीं पर भी इसको उत्पादित करने के लिए अनुकूल जियोग्राफिकल या फिजिकल या इकोनॉमिकल कंडीशन पाया जाता है तो बिल्कुल वो उस प्रयास में रहती है कि यहाँ से जल विद्युत पैदा किया जाए। अगर आपको छोटे रूप में देखना है तो सीकासेर में जाके देख लीजिए, वहाँ पर बहुत कम किलोवाट का एक छोटा सा आपको पावर प्लांट मिल जाएगा। तो जल विद्युत उत्पादन के लिए प्रयास होता है। उसका मुख्य कारण है कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक अक्षय संसाधन है, इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। मतलब ये एक ऐसा संसाधन है जल जो कभी ख़त्म नहीं होता। आप देखते हैं कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया या एटॉमिक फ्यूल हो गया, एक बार आप यूज़ करिएगा उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। आप उसको दोबारा एज इट इज़ प्राप्त नहीं कर सकते, न तो नेचर उसको फिर से प्राप्त कर सकती है। लेकिन जो बहता हुआ जल है वो एक ऐसा अक्षय, कभी समाप्त नहीं होने वाला संसाधन है। नदी का जल बह जाएगा, सागर में समा जाएगा, वहाँ पर तापमान के कारण वो वाष्पीकरण से आसमान में चले जाएगा, बादल बन जाएगा, बादल बनने के बाद फिर ज़मीन में गिर जाएगा, फिर उसी नदियों में वो पहुँच जाएगा और बहने लगेगा। ये क्रिया सतत रूप से एक साइकिल के रूप से हजारों सालों से चल रही है, चलते रहेगी और उसी जल से विद्युत का उत्पादन होता है। तो अक्षय संसाधन है, ये उसकी खास विशेषताओं में से एक है। दूसरी बात आती है स्वच्छता की। जब भी आप कोयला, तेल, पेट्रोलियम, मिट्टी तेल की बात करते हैं, जब यूज़ करेंगे तो कालापन आएगा, मैल होगा, चिकनाई होगा, धुआं निकलेगा, वातावरण खराब होगा, बदबू आएगी। लेकिन ये जो पानी से बिजली पैदा करने का जो प्रोसेस है उसमें बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल स्वच्छता रहती है। इसमें न तो धुआं है, न तो दुर्गंध है, न तो चिकनाई है, और न ही राख और कूड़ा है। भारहीनता की बात करें, कोयला और जो तेल है, पेट्रोलियम है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए भार उठाना पड़ता है। लेकिन ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में ये प्रॉब्लम नहीं है, तो आप तार बिछा दीजिएगा, तार से वो बिल्कुल चली जाएगी, रख रखाव नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार आपको खर्च करना पड़ता है। उपयोग में सरलता, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल आदि इसको जलाने के लिए आपको कुछ चाहिए ईंधन के रूप में जलाने के लिए, या कोई प्रोसेस में जाना पड़ेगा। लेकिन ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से अगर आपके घर में बिजली लगा है तो आप दबा दीजिएगा, बटन दबा दीजिए, वो जल जाएगा बहुत आसानी से। घरेलू उपयोग, इसका घरेलू उपयोग है, पर्याप्त उपयोग है बिजली के तरीके से। आप इसकी बिजली से हर कार्य कर सकते हैं। दुर्गम स्थानों तक पहुंच, एक बार तार बिछा दीजिए, आपको जहाँ ये बिजली ले जानी है ले जाइएगा, दुर्गम स्थानों तक ले जाइए, पहाड़ों में ले जाइए, पठारों में ले जाइए, जंगलों में ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उच्च शक्ति, एक खासियत है इसमें, बहुत हाई वोल्टेज होता है। जिन उद्योगों को बहुत हाई वोल्टेज ऊर्जा शक्ति की आवश्यकता होती है उनमें इसका उपयोग किया जाता है, जैसे एल्युमिनियम का उद्योग हो गया, नाइट्रोजन उर्वरक बनाने का उद्योग हो गया, लकड़ी से या उसकी लुगदी से कागज़ बनाने का उद्योग हो गया।
या जो स्टील इंडस्ट्रीज है जहाँ पर हाई वोल्टेज ऊर्जा शक्ति की आवश्यकता होती है, उसके लिए ये बहुत सूटेबल जो पावर रिसोर्स का काम करता है, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर है। आगे बात करते हैं। ये जो जल शक्ति का विकास, तो संसार में जो जल शक्ति है उसके विकास और वितरण के संदर्भ में, और ये कहाँ कहाँ है उसके बारे में बात करेंगे। संसार के आर्थिक विकास के साथ साथ जल शक्ति का विकास विकसित देशों में सबसे ज़्यादा हुआ। विकसित देशों के अंतर्गत पुराना सोवियत संघ यूएसएसआर, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, जापान और जो वेस्टर्न यूरोपीय देश हैं जो विकसित देश के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार ज़्यादा हुआ। ये पहले हुआ, उनके पास टेक्नोलॉजी आई, उनके पास पैसा बहुत था, उनके पास उपयुक्त भौगोलिक दशाएँ रही है, जिससे कि वो जल शक्ति का विकास बहुत तेज़ी से और बहुत व्यापक पैमाने पर उन्होंने किया। राष्ट्र या राष्ट्रसंघ के दृष्टिकोण से देखते हैं तो जो सोवियत संघ है, पूर्व का सोवियत संघ यूएसएसआर, 1991 में इसका विखंडन हो गया और ये 16 अलग अलग देशों में बढ़ गया। तो हम बात कर रहे हैं जो यूनाइटेड रूस की। संसार में सबसे अधिक जल शक्ति का जो साधन है वो यूएसएसआर में है, जो करीब 4,200 लाख किलोवाट के बराबर है, और ये पूरे विश्व के जल शक्ति का 15% है। पूर्व सोवियत संघ की दक्षिणी सीमा के सारे पर्वतों की श्रेणियां पाई जाती है, और वो पर्वतों की श्रेणियां मध्य एशिया, मिडिल एशिया से लेकर सुदूर पूर्व तक फैली है। ये जो यूएसएसआर है, यहाँ की येनेसी नदी पर 32 लाख किलोवाट उत्पादन क्षमता का संसार का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादन केंद्र यहीं पर मौजूद है। पूर्व सोवियत संघ की जो प्रमुख नदियां हैं, नीपर, निस्तर, दोन, वोल्गा बहुत प्रमुख नदी है, नीमेन, ओब नदी, येनेसी, अंगारा और बहुत सारी नदियाँ। इन पर जल विद्युत केंद्रों की स्थापना की गई है, और इस देश की 85% जो जल शक्ति है या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो साइबेरिया से निकलने वाली नदियों के बेसिन में स्थित है। आप जानते हैं कि जो साइबेरिया है वो पूरे बर्फ़ से आच्छादित है, वहाँ से निकलने वाली नदियों में बिल्कुल 12 महीने पानी रहता है, और ये सहायक होता है जल विद्युत के विकास के लिए। दूसरा जो प्रमुख देश है जल विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ पर जो जल विद्युत का उत्पादन है वो 1960 के बाद सबसे पहले न्यू इंग्लैंड राज्य में प्रारंभ हुआ, और 1960 के बाद बहुत सारे राज्यों में ये डेवलप करने लगा। यहाँ नियाग्रा प्रपात के द्वारा कई जल विद्युत जो पावर हाउस है को ऊर्जा मिलती है। यूएसए में देखें तो जो प्रमुख जल विद्युत का जो क्षेत्र है वो है, पहला तो हो गया नियाग्रा प्रपात का एरिया, दूसरा है मिनियापोलिस में सेंट एंथोनी प्रपात, तीसरा जो एरिया है वो अपलेशियन
के रीजन में विस्तृत है, जो पेंसिल्वेनिया से लेके अलबामा तक फैला है। यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन के बहुत सारे केंद्र हैं जो एक फॉल्ट लाइन पर स्थित हैं। प्रपात रेखा लगातार उसमें जल प्रपात है, उसको कहते हैं फॉल्ट लाइन। टेनेसी घाटी की जो परियोजना है अमेरिका की, वो बहुत बड़ी जल उत्पादन की परियोजना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की। इसके अतिरिक्त कोलंबिया नदी बेसिन प्रोजेक्ट एक अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें लगभग 200 जल विद्युत उत्पादक स्टेशन मौजूद हैं। हुअर बांध प्रोजेक्ट जिसकी उत्पादन क्षमता 18 लाख हार्स पावर है। मिसूरी घाटी प्रोजेक्ट यहाँ पर 25 लाख किलोवाट जल विद्युत शक्ति पैदा करता है। और कैलिफोर्निया में सेन जोआक्सिन नदी में बांध बना के बिजली पैदा की जाती है। आगे चलते हैं, अगला देश कनाडा। जल विद्युत उत्पादन में संसार भर में कनाडा का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। कनाडा का जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र है आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये 4 मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। नियाग्रा प्रपात। नियाग्रा प्रपात की खासियत यह है कि ये अमेरिका और कनाडा ये दोनों की सीमा बनाता है, और उसमें से जो नियाग्रा प्रपात से जो भी बिजली पैदा होती है वो दोनों बिल्कुल बांट लेते हैं। इसके अतिरिक्त ओंटारियो प्रांत, क्वेबेक प्रांत और ब्रिटिश कोलंबिया से व्यापक पैमाने में जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। ये नियाग्रा प्रपात का चित्र है भाई। ये दुनिया का सबसे फेमस प्रपात है और यहाँ पर व्यापक पैमाने में जल विद्युत पैदा की जाती है। दुनिया का सबसे फेमस जल प्रपात नियाग्रा, ये कनाडा और यूएसए के सीमा में स्थित है, और यहाँ जो बिजली पैदा होती है वो साझा कर लेते हैं दोनों, अमेरिका और कनाडा। यूरोपीय देशों की दशा देखें कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में कैसी है। ये भी सब विकसित देश हैं और यहाँ पर बिल्कुल जल विद्युत का पर्याप्त विकास हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं इटली का। इटली की बात करते हैं तो इटली में अल्पास का जो दक्षिण ढाल और एपिनाइन पर्वत की नदियों से जल विद्युत उत्पादन होता है। और इटली में खासकर ये है कि वहाँ पर कोयला और जो पेट्रोलियम है वो नहीं पाया जाता, तो उस कमी को ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पूरा कर देती है। दूसरे क्रम में बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस में जो एरिया आल्पस का है, फ्रेंच आल्पस का एरिया, वहाँ पर रोन नदी बहुत फेमस नदी है फ्रांस की, रोन नदी की घाटी में, और पिरेनीज पर्वत जो श्रेणी है वो क्षेत्र जल विद्युत के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। बात करते हैं स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड एक पर्वतीय देश है। यहाँ पर कोयला और तेल नाम की चीज़ नहीं है। तो स्विट्जरलैंड में जो आल्प्स पर्वत से आने वाली नदियाँ हैं उसमें उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके जल विद्युत उत्पादन के लिए बिल्कुल उत्तम स्थिति पैदा कर लिया है और बहुत शानदार विकास किया है। प्रायः सभी उद्योग और यहाँ तक कि वहाँ पर स्विट्जरलैंड में रेलगाड़ी भी जल विद्युत से चलती है। ये खास देश है, रेलगाड़ी भी वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से चला देते हैं। बात करते हैं यूरोप में जर्मनी की। जर्मनी भी जहाँ तक संभव है अपने जो पोटेंशियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का लगभग वो विकास कर लिया है। यूरोपीय देश के अंतर्गत
पांचवें में नॉर्वे और स्वीडन की बात करते हैं। नॉर्वे और स्वीडन ने जल विद्युत का उत्पादन इतना ज़्यादा बढ़ाया है और उसके कारण रासायनिक उद्योग में इनकी प्रचंड काफ़ी उन्नति हुई है। क्योंकि देखिए रासायनिक उद्योग है, वहाँ पर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत पड़ती है, जो जल विद्युत से आसानी से मिल जाता है। स्वीडन का जो लोहा उस इस्पात का उद्योग है वो भी जल विद्युत से चलता है। ये नॉर्वे और स्वीडन में पेट्रोलियम, कोयला या प्राकृतिक गैस नहीं पाया जाता। और एक खासियत है, ये देश ऐसे हैं नॉर्वे और स्वीडन जहां संसार भर में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत सबसे ज़्यादा नॉर्वे में है, नॉर्वे में। और नॉर्वे की 99% जनता को बिजली उपलब्ध है। अधिक मात्रा में बिजली खपत होने वाले जो उद्योग हैं वो यहाँ पूरे विकास की अवस्था में है। रासायनिक उद्योग हो गया, कृत्रिम नाइट्रोजन बनाना, एल्युमिनियम वगैरह का। तो ये तो हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के संबंध में यूरोपीय देशों की बात। अब हम लोग बात करेंगे एशिया की। एशिया में जो पहला देश है वो चाइना है। चीन में जल विद्युत का जो उत्पादन है उसका मुख्य केंद्र है उत्तरी चीन में सुंगारी नदी, वांगो नदी पे सानमेन बांध, बीजिंग के पास मुंगतिंग नदी पर कुआंतिंग पावर हाउस, जेचुआन प्रांत सीनान नदी में बांध बना के इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। और सिक्यांग बांध, इस क्षेत्र में चाइना में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है। चीन में कोयले का भी बहुत भंडार है और कोयले से यहाँ पर ताप विद्युत का उत्पादन होता है 80%। और जल विद्युत का यहाँ पर जो उत्पादन है वो 20% है। दूसरी बात आती है जापान की। जापान में होन्शु जो द्वीप है वहाँ पर 1000 जल विद्युत केंद्र से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। इसके अतिरिक्त 500 और केंद्र हैं अन्य द्वीपों में। आपको मालूम होगा कि जापान बहुत सारे द्वीपों को मिला के एक देश बनता है। और जापान में जल विद्युत उत्पादन की बिल्कुल अनुकूल दशा है। पर्वतीय स्थलाकृति है, भारी वर्षा होती है, उद्योगों में ऊर्जा की बहुत आवश्यकता है, जापानी जनता में उत्साह और पराक्रम बहुत है, आप जानते हैं। तो इस तरह से स्थिति भी अनुकूल है और वो इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा करता है। ये एशिया के अंतर्गत आता है। आगे बात करें भारत में जल विद्युत विकास का, तो भारत में जल शक्ति का विशाल भंडार तो जरूर है, क्योंकि भारत में नदियों की कमियां नहीं है। भारत नदियों का देश है, लेकिन जल विद्युत की दृष्टि से उसका विकास अभी बहुत ही कम हुआ है। यहाँ जो जल विद्युत विकास है वो 1950 के बाद ध्यान दिया गया। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत नदी घाटी के विकास के बारे में सोचा गया। और जो भारत में बहुत सी नदी घाटी योजनाएं अभी भी कार्यान्वित की जा रही है, लेकिन एशिया का जो सर्वप्रथम जल विद्युत उत्पादन 1902 में कर्नाटक राज्य के शिव समुद्रम केंद्र से प्रारंभ हुआ। भारत की नदी घाटी में जो पोटेंशियल पावर है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का,
उसका अनुमान है कि वो 411 लाख किलोवाट है। उत्पादन के क्षेत्रों के बारे में अगर हम चर्चा करना चाहें भारत में, तो इसके अंतर्गत है कि पश्चिमी घाट में 3 केंद्र हैं जिनकी क्षमता 2.8 लाख किलोवाट की है। महाराष्ट्र के कोयना में 2.4 लाख किलोवाट का उत्पादन क्षमता का वो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। कर्नाटक राज्य में शिव समुद्रम जो पहला एशिया का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट था। इसके अतिरिक्त सिमसा, गांधी प्रपात, श्रावणी, तुंगभद्रा, पश्चिम तट, इस तरह से कर्नाटक में कुल मिला के 3.3 लाख किलोवाट की क्षमता बनती है। तमिलनाडु जो राज्य है वहाँ जो विभिन्न परियोजनाएं हैं जल विद्युत की, उनसे 4.3 लाख किलोवाट जल विद्युत प्राप्त होता है। केरल राज्य की विभिन्न जल विद्युत की जो इकाइयां हैं उनसे सब मिला के 8.4 लाख किलोवाट उत्पादन क्षमता है। आंध्र प्रदेश में कुल उत्पादन क्षमता 7.3 लाख किलोवाट प्रति वर्ष की है। उड़ीसा का जो हीराकुंड डैम है, आप जानते हैं, वहाँ पर ईयर 1.2 लाख किलोवाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। दामोदर घाटी में तलैया, पचेत पहाड़ी, कोनार आदि को मिला दिया जाए तो 1.5 लाख किलोवाट का उत्पादन क्षमता यहाँ पर मौजूद है। उत्तर प्रदेश की विभिन्न जो प्रोजेक्ट हैं, गंगा नहर, पथरी, शारदा प्रोजेक्ट, रिहंद, माता टीला, यमुना प्रोजेक्ट, रामगंगा प्रोजेक्ट, तो इन सब को मिला दिया जाए तो ये 10.3 लाख किलोवाट के आसपास बैठता है। मध्य प्रदेश राजस्थान का जो चंबल प्रोजेक्ट है वहाँ 2 लाख किलोवाट उत्पादन क्षमता का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है। हरियाणा पंजाब का भाखरा नंगल केंद्र 10 लाख किलोवाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। इसी तरीके से हिमाचल में बैरासिवुल, चमेरा, पार्वती, मणिपुर में लोकतक, जम्मू कश्मीर में सलाल तथा उड़ी, उत्तरांचल में टनकपुर, धौलीगंगा, सिक्किम में रंगीत, अंडमान निकोबार में कालपोंग, इस तरह से भारत में अनेक स्थानों पर जल विद्युत उत्पादन इकाइयों का विकास किया गया। अगले क्रम में बात करते हैं अगर आप नोट करना चाहें तो स्क्रीन में है, मैं कुछ देर रुकूंगा यहाँ पर। ये प्रमुख राज्य या क्षेत्र हैं भारत के जहाँ पर जल विद्युत के केंद्र हैं, जहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। आगे चलते हैं। ये मानचित्र है, 2 मानचित्र कंपैरेटिबल है। ये वाला जो मानचित्र है वो जल विद्युत के जो हाइड्रो पावर प्लांट्स है उसकी उपस्थिति बताता है, और ये कोल का पावर प्लांट है। तो देखिएगा, थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखिए। ये जहाँ जहाँ पर जो पॉइंट है रेड कलर का आपको शेड दिख रहा है, और इसमें रेड कलर का शेड और इसमें ब्लैक कलर का जो शेड दिख रहा है, वो जो एरिया है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का है, ये पावर प्लांट्स का है।
आपको टैली करना है तो आप ब्रजवासी एटलस से टैली कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर गोल पॉइंट है आप अपने एटलस में वहाँ लगा लीजिएगा और आइडेंटिफाइड कर लीजिए कि वो कौन सा एरिया है, कहाँ पर है, अध्ययन में सुविधा होगी। चलिए आगे बात करते हैं एक अंतिम जो महाद्वीप है अफ्रीका, उसके बारे में। अफ्रीका में देखिए, अफ्रीका की जो जलवायु है वहाँ पर विषुवत-रेखी जलवायु की पेटी से भयंकर वर्षा होती है। अफ्रीका की जो स्ट्रक्चर है, भू संरचना है, धरातल की संरचना है, वो जल विद्युत उत्पादन के बिल्कुल अनुकूल है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अफ्रीका में विश्व की सर्वाधिक पोटेंशियल पावर है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए। लेकिन अफ्रीका का जो पोटेंशियल पावर है उसका केवल 0.3 भाग का विकास हुआ है। उसके बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक रीज़न हैं और यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। एक शानदार फ्यूचर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के फील्ड में अफ्रीका में मौजूद है। तो इस तरह से किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए जो पावर रिसोर्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और पावर रिसोर्स के अंतर्गत हमने अध्ययन किया है कोल रिसोर्स के बारे में, कोल पावर रिसोर्स। उसके बाद हमने डिस्कशन किया पेट्रोलियम के बारे में, और आज की जो बात चल रही है वो जल विद्युत के बारे में है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इस तरह से जो बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पावर रिसोर्स है ये तीन है। इसके अतिरिक्त और है कि नेचुरल गैस हो गया, वो एटॉमिक एनर्जी हो गई, टाइडल पावर हो गया, और जो जियोथर्मल पावर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो मुख्य है, जिनका उपयोग पूरा विश्व करता है, हर राष्ट्र करता है, वो ये तीन बेसिक चीज़ है और बहुतायत में उपयोग होता है। तो आज के लिए इतना। और इस पावर पॉइंट को भाई अंजनी पटेल प्रिपेयर की है। आप सभी जानते हैं कि वो हमारी विभागीय सहयोगी है और आप सभी का भी बहुत सहयोग करती है। अगर भूगोल से संबंधित किसी भी समस्या या आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल आप उनको फ़ोन करके सलूशन ले सकते हैं, समाधान ले सकते हैं। तो अंजनी पटेल का धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद, आपने बहुत गंभीरतापूर्वक इस व्याख्यान में हिस्सा लिया। आगे बहुत जल्द पुनः आपसे मुलाकात होगी, चर्चा होगी। इस आश्वासन के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।